हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि कल हमने स्टडी किया था फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन एक्चुअली एक सिंथेटिक जो होता है, बायोसिंथेसिस होता है ग्लूकोज का। उसका एक कह सकते हो कि एक डिसएडवांटेज फॉर्म है कि इसमें ग्लूकोज का जो यील्ड है वो कम बनता है और एनर्जी का लॉस ज़्यादा होता है। तो आज हम पढ़ेंगे C4 साइकिल के बारे में। तो मैंने वैसे तो C4 साइकिल शुरू कर दिया था कि सब हैच एंड स्लैक साइकिल भी कहते हैं। C4 साइकिल जो होता है फोटो रेस्पिरेशन की जो प्रॉब्लम है उसको कम करने के लिए किया जाता है। C4 साइकिल में जिसको बेसिकली साइंटिस्ट थे कैप्रिलिव स्टडीड ऑन द मेज लीफ एंड द सी कॉट चॉक इज कोवर्कर ऑन द शुगर केन लीफ। तो अगर हम मेज लीफ बात करें, शुगर केन बात करें, तो ये दोनों C4 प्लांट होते हैं। ये C4 प्लांट होता है क्या है? देखिए, C4 प्लांट एक्चुअली क्या होता है कि इसमें ये CO2 की मॉलिक्यूल को एक्सेप्ट करते हैं और सबसे पहले 4 कार्बन की शुगर बनती है, जिसे हम ऑक्सलो एसिटिक एसिड कहते हैं, जो कि फर्दर आपका ग्लूकोज बनाने में मदद करती है। तो यहाँ 3 की जगह 4 कार्बन की शुगर मिलती है, जिसे हम C4 साइकिल भी कहते हैं। ओके। अब ये इसे हम हैच स्लैक साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि ये हैच और स्लैक ने इस देखिए सबसे पहले जो कैप्रिलिव और सी कॉट चॉक ने शुगर केन की लीफ को शुगर केन की लीफ को देखा था और देखा था कि CO2 ही फर्स्ट एक्सेप्ट, मतलब देखा कि CO2 जब फर्स्ट स्टेबल ऑर्गेनिज्म है, कि जो CO2 के बाद में जो CO2 को जब फिक्स किया जाता है, तो जो CO2 को फिक्स किया जाता है तो एक फर्स्ट स्टेबल जो कंपाउंड है वो पीजीए बन रहा है। ठीक है। तो उन्होंने देखा कि इसमें फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड पीजीए ना बनकर इसमें ऑक्सलो एसिटिक एसिड बन रहा है, लेकिन उसके बाद उन्होंने ज्यादा इसके बारे में स्टडी नहीं कर पाए थे। तो हैचर स्लैक ने इसकी स्टडी कंप्लीट की थी और इसलिए हम हैचर स्लैक साइकिल भी कहते हैं। तो हैचर स्लैक साइकिल के लिए जो मैंने आपको नाम बताए थे कि इसमें जो पाया जाता है कुछ मोनोकोटिलेडन प्लांट जैसे कि मेज, सोरगम, सुगर केन, और कुछ डाइकोटिलेडन प्लांट जैसे कि अमरथंस एंड यूफोर्बिया में ये पाया जाता है। तो नाम ध्यान रखिएगा। ओके। ओके। प्लांट्स में मैंने बताया था कि जो जैसे कि जो ट्राई ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर जो प्लांट होते हैं वो में C4 पाथवे पाया जाता है, तो ट्राई ट्रॉपिकल पता होना चाहिए। ठीक है। तो ये प्लांट्स आपको मेज, शुगर केन, यूफोर्बिया एंड चिनोपोडियम और इसके अलावा यूफोर्बिया, चिनोपोडियम के प्लांट्स के अंदर ये पाया जाता है। ठीक है। ओके। इसके अलावा एमेंथास भी इसका एग्जांपल है। इनमें क्या होता है, दो तरीके का क्लोरोप्लास्ट होता है, इसमें डाइमॉर्फिक कहते हैं। एक होता है जिसमें ग्रेनुलर क्लोरोप्लास्ट जिसके अंदर सिर्फ ग्रेना पाया जाता है, और दूसरा होता है एग्रेनल क्लोरोप्लास्ट जिसके अंदर आपका क्लोरोप्लास्ट एग्रेना मतलब इसमें स्ट्रोमा लैमेली पाई जाती है, उसमें ग्रेना नहीं पाया जाता। ओके। तो ग्रेनल जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर आप ये आपके देखेंगे इसके अंदर या ग्रेना पाया जाता है, और स्ट्रोमा लैमेली तो प्रेजेंट रहती ही है, लेकिन ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट के अंदर से स्ट्रोमा लैमेली होती है, इसके अंदर ग्रेना नहीं पाया जाता। ठीक है। C4 प्लांट के अंदर ये जो स्पेशल टाइप ऑफ लीफ एनाटॉमी है, कि मतलब उसमें दो तरीके के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, तो इस तरह की जो लीफ एनाटॉमी है, ये जो लीफ एनाटॉमी इनको मदद करती है, हेल्प करती है इस हाई टेम्परेचर की प्रॉब्लम को टॉलरेट करने में, क्योंकि जो फोटो रेस्पिरेशन चलता था वो हाई टेम्परेचर की वजह से चलता था, जिसकी वजह से O2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती थी और CO2 की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती थी। अब ये हाईलाइट की जो प्रॉब्लम है उसके वो कैसे उसे टॉलरेट करते हैं, कैसे उसके साथ में वो तालमेल अपना बैठाते हैं, तो वो उसको समझना ज़रूरी है। तो उसी के लिए ये डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो होता है क्या है कि डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट में ये डायमॉर्फिक जो क्लोरोप्लास्ट है, ये 2 डिफरेंट सेल्स में पाया जाता है। जैसे कि जो एक मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि इसमें 2 सेल्स होती है, एक होती है मेसोफिल सेल्स और दूसरी होती है बंडल शीट सेल्स। मेसोफिल सेल जो होती है वो लीफ के टॉप पोर्शंस में होती है, और बंडल शीट्स सेल्स क्या होती हैं, वो नीचे की तरफ होती हैं। जो मेसोफिल सेल्स होती है वो बिल्कुल अपर लेयर में होती है। ओके। जिसमें ग्रेनुलर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और जो बंडल शीट होती है जो नीचे की तरफ होती है उसके अंदर एग्रेनुलर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अब देखिए क्या होगा। ओके। जैसे एक मिनट पहले आपको मैं दिखा देता हूँ, पहले फिर आपको समझाता हूँ। ये देखिए, ये पूरे एक लीफ की एनाटॉमी है। इसके लीफ की एनाटॉमी में अगर आप देखोगे, ऊपर की तरफ मेसोफिल सेल्स है। मेसोफिल सेल आपको पता ही है क्या होता है, मैंने काफी बार बताया आपको। और ये इसके वस्कुलर बंडल्स हैं, दिख रहा है वस्कुलर बंडल जो होते हैं जाइलम और फ्लेम। और इसके अंदर मेसोफिल सेल्स के अंदर जो आपके पाया जाता है ग्रेनुलर क्लोरोप्लास्ट, और जो आपका वस्कुलर बंडल होता है उसके चारों तरफ एक बंडल शीट पाई जाती है, जो कि आपकी बंडल शीट पाई जाती है जो चारों तरफ उसको कवर किए रखती है। इसके अंदर पाया जाता है एग्रेनुलर क्लोरोप्लास्ट। सबसे पहले ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो अब देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, the particularly a large cell around a vascular bundle of C4 plant is called a bundle sheath cell, और the leaf which have a such anatomy उसे हम कहते हैं क्रेंज एनाटॉमी। जिसे हम क्रेंज का मतलब होता है रेत। देखिए रित क्या होता है कि जैसे आप देखोगे वस्कुलर बंडल के चारों तरफ एक बंडल शीट पाएगी, लार्ज सेल्स पाई जाती है, बहुत छोटी सेल्स होती हैं, बहुत लार्ज सेल्स पाई जाती हैं। जैसे शीट एक मतलब ना कवरिंग सेल्स होती है, इसको हम कहते हैं क्रेंज, मतलब रैप कर लेती हैं पूरी तरह से वेस्कुलर बंडल को। तो होता है क्या है कि मेसोफिल सेल्स जो होती हैं, मेसोफिल सेल्स
में भी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और बंडल शीट में भी क्लोरोप्लास्ट होता है, बट मेसोफिल सेल्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो ग्रेनल होता है और बंडल शीट के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो एग्रेनल क्लोरोप्लास्ट होता है। ओके। अब होता है क्या है कि बंडल शीट सेल्स में फॉर्म सेवरल लेयर अराउंड द वेस्कुलर बंडल, मतलब कई बार क्या होता है बंडल शीट की बहुत सारी लेयर बन जाती है वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ। तो उससे क्या होता है कि नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट बढ़ जाते हैं और जिससे नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट बढ़ने की वजह से लाइक नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट बढ़ जाते हैं और लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट थिक वॉल इम्प्रीवियस टू द एक्सचेंज गैसेस एंड नो इंट्रासेलुलर स्पेसेस। और ध्यान रखना इसकी जो वॉल होती है बहुत थिक होती है, ठीक है। एंड जो थिक वॉल होती है बहुत ज़्यादा, इसकी वॉल क्या होती है वो थिक हो जाती है क्योंकि जब नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट पाए जाएंगे तो वॉल थिक हो जाती है और उनके बीच में कोई स्पेसेस नहीं पाया जाता, ठीक है। और जब ध्यान रखना अब क्या होगा कि ये जो अब क्या होगा कि अब ये जो थिक हो जाएगी, थिक होने की वजह से एक तो पहली बात अभी जो सेल्स लगातार अगर बंडल शीट्स के चारों तरफ बहुत सारी लेयर है तो जो वॉल होगी वो थिक हो जाएगी और थिक होने की वजह से गैसेस का एक्सचेंज के लिए वो इम्प्रीवियस हो जाती है फिलहाल अभी। ओके, इम्प्रीवियस हो जाती है और इनकी सेल्स के बीच में कोई स्पेस नहीं मिलता है। ओके, अगर आप C4 प्लांट का कभी क्रॉस सेक्शन कट करके देखेंगे तो आपको बंडल शीट्स का और मेसोफिल सेल्स का आपको ऐसा अरेंजमेंट दिखाई देगा। तो कभी आप फ्यूचर में जब कभी के बीएससी वगैरह करेंगे बॉटनी जूलॉजी में तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। मैंने वैसे एक AIPMT 2010 का क्वेश्चन डाल दिया। C4 plant are more efficient in photosynthesis than a C3 plant due to the highest leaf area, presence of large number of chloroplasts in the leaf cells, present of a thin cuticle and lower rate of photorespiration। तो इसका आंसर आएगा लोअर रेट ऑफ फोटोरेस्पिरेशन। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये इससे फोटो रेस्पिरेशन से कैसे बचा जाएगा? वो तो ठीक है, दो तरीके के क्लोरोप्लास्ट है, एक ऊपर होता है एक बंडल शीट में होता है, लेकिन इससे फायदा क्या है? देखिए फायदा क्या होता है, मैं आपको साइकिल पढ़ाऊंगा ना तो ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है कि जो मीजोफिल सेल्स का सबसे ऊपर पाई जाती है, तो अब सबसे ज्यादा टेम्परेचर का इफेक्ट कहाँ पड़ेगा? मीजोफिल सेल्स पे पड़ेगा, सबसे ज्यादा टेम्परेचर का इफेक्ट यही तो पड़ेगा ना। सबसे ज्यादा इफेक्ट कहाँ पड़ रहा था? टेम्परेचर का पड़ रहा था मीजोफिल सेल्स के ऊपर। तो क्या होगा कि जो अब यहाँ पे ना दो डिफरेंट साइकिल चलती हैं, एक साइकिल चलेगी मीजोफिल सेल्स में के क्लोरोप्लास्ट में, एक साइकिल चलेगी बंडल शीट के क्लोरोप्लास्ट में। और जो CO2 के रिडक्शन वाला मैकेनिज्म है वो मीजोफिल सेल में ना चलकर वो चलेगा बंडल शीट के अंदर। ध्यान रखना क्यों? क्योंकि बंडल शीट में इसलिए चलता है क्योंकि बंडल शीट में इसलिए चलता है क्योंकि CO2 की कॉन्सेंट्रेशन क्योंकि टॉप लेवल पर अगर ज्यादा रहती तो वो डिफ्यूजन की वजह से ऊपर चली जाती, एटमॉस्फेयर में डिस्पर्स हो जाती। तो अब क्या होता है टेम्परेचर के इफेक्ट को कम करने के लिए ये डायरेक्टली अगर मान के चलो CO2 का रिडक्शन सिर्फ यहाँ पे चलता तो डायरेक्टली वो टेम्परेचर हाई होने की वजह से फोटो रेस्पिरेशन हो जाता। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पे एक साइकिल चलाया और साइकिल का एक प्रोडक्ट बना मैलिक एसिड, और मैलिक एसिड मतलब CO2 को ट्रैप कर लिया। देखिए एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि जब हमें किसी को मान के चलो कोई भी पर्सन जो आप मान के चलो एग्जांपल के लिए देखिए एक सिंपल एनालॉजी बताता हूँ आपको समझ में आ जाएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। जैसे मान के चलो आउटर एटमॉस्फेयर में CO2 है बहुत ज़्यादा, लेकिन हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होता है कि स्टोमेटा हाफ क्लोज हो जाते हैं और CO2 तो क्या होता है कि CO2 जो एक्सचेंज प्रोसेस होता है वो थोड़ा डाउन पड़ जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम दूसरे तरीके से CO2 को अंदर लेके आते हैं क्योंकि हमें CO2 का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन चाहिए। तो मान के चलो ये बॉर्डर एरिया है, ये किसी का बॉर्डर एरिया और आपको कुछ इन्फिल्ट्रेट करना है अंदर की तरफ। तो अब क्या होता है हमने इन्फिल्ट्रेट कैसे करेंगे, मान के चलो एग्जांपल का सर्जिकल स्ट्राइक है, ठीक है, और आपको ये पाकिस्तान बॉर्डर इन्फिल्ट्रेट करना है, ठीक है, आपको पाकिस्तान बॉर्डर इन्फिल्ट्रेट करना है। तो आप क्या करोगे, अब आप डायरेक्टली जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है इतना आसान नहीं होगा, नहीं कर सकते ना डायरेक्टली। तो आपने क्या किया, अपना रूप चेंज कर दिया, ठीक है, आपने रूप चेंज कर दिया अपना। जैसे एग्जांपल है कि आपको एग्जांपल कि आपको ये जो बेसोफिल सेल है ये पाकिस्तान बॉर्डर है, ठीक है, आपको कुछ इससे ये आपको सर्जिकल स्ट्राइक के लिए अंदर इन्फिल्ट्रेट होना है, अंदर इन्फिल्ट्रेट होना है। लेकिन अब आपको पता है कि पाकिस्तान बॉर्डर है, अलाउ नहीं करेगा, अब आप डायरेक्टली जा भी नहीं सकते, जाओगे तो मर जाओगे या बहुत परेशानी होके जाओगे, ठीक है, पहुंचोगे नहीं पहुंचोगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो क्या करते हो, आप अपना रूप चेंज करते हो, अपना जो जो जैसा आप दिखते हो वैसा आप चेंज करते हो, और चेंज करने के बाद में देन यू ट्रांसफर फ्रॉम दिस ट्रांसफर इन सेकंड फॉर्म, मतलब अपना रूप चेंज किया आपने, अपना स्ट्रक्चर चेंज किया, और स्ट्रक्चर चेंज करके आपको जो यहाँ इन्फिल्ट्रेट होना था आप यहाँ इन्फिल्ट्रेट हो गए, और वहां पर फिर जैसे आप अंदर इन्फिल्ट्रेट हो गए क्योंकि आपकी टारगेट लोकेशन थी, मान के चलो एक बंडल शीट, ये आपकी टारगेट लोकेशन है, आपने इन्फिल्ट्रेट हुआ दूसरे रूप में और इन्फिल्ट्रेट होकर इस बंडल शीट में आ गए, और जैसे आप बंडल शीट में इन्फिल्ट्रेट हो गए, ठीक है, आप अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गए और आपने अपना अपना काम कर दिया। तो यही तरीका यूज करते हैं C4 प्लांट। ये क्या करते हैं, CO2 को डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं करते। देखिए
क्या होता है कि सबसे पहले H2O प्लस CO2, जो कि CO2 को अंदर इन्फिल्ट्रेट होना था, लेकिन वो डायरेक्टली पाकिस्तान बॉर्डर सेल्स हैं, तो इन्फिल्ट्रेट नहीं हो पाए। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, अब सबसे पहले क्या किया इनने, सबसे पहले क्या किया देखिए, सबसे पहले H2O प्लस CO2 इसको कन्वर्ट किया इसने बाइकार्बोनेट आयन में, क्योंकि जो CO2 था वो डायरेक्टली इन्फिल्ट्रेट नहीं हो पा रहा था। ठीक है, एक बार मैं यहाँ से इसको कर लेता हूँ। ठीक है, डायरेक्टली इन्फिल्ट्रेट नहीं हो पाता, और डायरेक्टली इन्फिल्ट्रेट ना होने की वजह से इसने H2O से रिएक्ट किया और बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया। अब बाइकार्बोनेट से तो क्या प्रॉब्लम है, पहचान नहीं पाया उसको पाकिस्तान आर्मी, और वो अंदर अपने टारगेट लोकेशन पे आया। सबसे पहले क्या किया उसने, सबसे पहले जो बाइकार्बोनेट था उसने सबसे पहले फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ। आपकी बुक में क्या डायरेक्टली CO2 को यहाँ से कन्वर्ट करके दे रखा है, तो इस पॉइंट को आप हटा देना। हम यहाँ से चल रहे हैं H2 का CO2 से रिएक्शन, देन आपका बाइकार्बोनेट बना, अब फिर आपका बाइकार्बोनेट फॉस्फोइनोल पायरुवेट के साथ रिएक्ट करता है, जो कि 3 कार्बन का होता है। ठीक है, एक मेसोफिल सेल के अंदर होता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट, उससे वो रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद में पेप्को एंजाइम की प्रेजेंस में, मतलब पीईपी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की मदद से वो कन्वर्ट होता है ऑक्सलो एसिटिक एसिड के अंदर। ठीक है, और जब वो ऑक्सलो एसिटिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है, और ऑक्सलो एसिटिक एसिड है आपके 4 कार्बन का स्ट्रक्चर। ठीक है, ऑक्सलो एसिटिक एसिड आपके 4 कार्बन का स्ट्रक्चर है। अब वो ऑक्सलो एसिटिक एसिड जो 4 कार्बन का स्ट्रक्चर है, वो सबसे पहले NADPH2 से NADP में कन्वर्ट होता है, मतलब यहाँ पे एक NADPH2 का यूटिलाइजेशन करता है और कन्वर्ट होता है मेलेट में। ठीक है, क्योंकि एक अब ऑब्वियस सी बात है, अब NADPH2 यूटिलाइज तो करने पड़ेंगे। ठीक है, एनर्जी तो यूज करनी पड़ेगी। अब वो मेलेट, मैंने बताया था ना मेलेट, ये जो मेलेट होता है, या कह सकते हो मैलिक एसिड है। मैलिक एसिड क्या होता है, कंप्लीट फॉर्म में मेलेट आयंस के फॉर्म में होता है। अगर माइनस आयन लगा दोगे तो वो मेलेट हो जाएगा, अगर उसे एक हाइड्रोजन रिमूव कर दोगे तो मेलेट हो जाएगा, और एक हाइड्रोजन उसके पास में तो मेलेट होता है। अब वो जो मेलेट होता है वो बंडल शीट के अंदर एंटर करता है, और जैसे ही बंडल शीट में जो एंटर करता है, बंडल शीट में एंटर करने के बाद इस मेलेट से, मतलब जो 4 कार्बन का स्ट्रक्चर है ये मेलेट, इस मेलेट से, ठीक है, इस मेलेट से क्या होता है कि एक CO2 बाहर निकल गया, और जो CO2 था, अब बाहर निकलते ही अब इससे क्या बन गया, 3 कार्बन का 3 पायरुवेट बन गया। अभी जो 3 CO2 बाहर निकला, अब ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गया। अब उसने क्या किया, RUBP से रिएक्ट करने के बाद में केल्विन साइकिल चलाया, और केल्विन साइकिल चलाने के बाद में यहाँ पे शुगर का फॉर्म कर लिया। अब जो पायरुवेट था, अब याद कीजिए पायरुवेट क्या हुआ, पायरुवेट जो बना था, अब ये पायरुवेट आ जाता है मेसोफिल सेल के अंदर, और मेसोफिल सेल में आपको पायरुवेट और फॉस्फोनिल पायरुवेट में ग्लाइकोलाइसिस का याद कीजिए, वो पायरुवेट का, अब फॉस्फोनिल पायरुवेट से जो पायरुवेट बना था ये थोड़ा उल्टा होगा। एटीपी से क्या होता है, एडीपी बनेगा। ठीक है, एडीपी बनेगा, एक एटीपी का यूटिलाइजेशन करेगा, और पायरुवेट से कन्वर्ट किस में हो जाता है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। तो देखिए ऐसा नहीं है कि फोटो रेस्पिरेशन से बचने के लिए कि डायरेक्टली कर दिया, नहीं, इन्होंने भी अपने एनर्जी का पूरा यूटिलाइज किया। इन्होंने इसके लिए NADPH2 यूटिलाइज किए, इन्होंने इसके लिए ATP यूटिलाइज किए, जब जाके C4 साइकिल चला, ऐसे नहीं चला C4 साइकिल। ठीक है, अगेन देखिए CO2 प्लस H2 रिएक्ट करके बना है बाइकार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन ने फॉस्फोइनोल पायरुवेट के साथ रिएक्ट किया, जो कि 3 कार्बन का स्ट्रक्चर था, और पेप्को एंजाइम की मदद से उसको कन्वर्ट किया ऑक्सलो एसिटिक एसिड के अंदर। ऑक्सलो एसिटिक एसिड क्या हुआ, NADPH2 से उसने 2 हाइड्रोजन आयन आए और ऑक्सलो एसिटिक एसिड को दिए, और कन्वर्ट हो गए मैलिक एसिड के अंदर। मैलिक एसिड ने बंडल शीट में एंटर किया, और बंडल शीट में एंटर करने के बाद जो 4 कार्बन का स्ट्रक्चर था, एक CO2 रिलीज हो गया, जिसने चलाया आपका C3 साइकिल, और जो आपका 3 कार्बन का स्ट्रक्चर था वो पायरुवेट दोबारा से आ गया मेसोफिल सेल के अंदर, और पायरुवेट आपका कन्वर्ट हो गया फॉस्फोइनोल पायरुवेट में। उसने एटी, क्योंकि फॉस्फोइनोल है तो फॉस्फो ग्रुप है, तो फॉस्फो ग्रुप तो चाहिए, तो उसके लिए एक एटीपी आया, उसने अपने फॉस्फेट को पायरुवेट का दिया, और कन्वर्ट हो गया फॉस्फोइनोल पायरुवेट में, दोबारा से वो बाइकार्बोनेट करेगा। लगातार रिएक्शन चलता रहता है। तो उसका मतलब मेसोफिल सेल तो क्या होता है, अब उसका काम क्या रह गया, तो सिर्फ उसका काम है कि बेसिक बैकग्राउंड तैयार करना। और जो मेलेट के फॉर्म में जो मेलेट के फॉर्म में जो कार्बन अंदर आया, उसने जाके एक CO2 निकला, उसने जाके मेसोफिल सेल में ना चला के बंडल शीट सेल के अंदर इसने CO2 साइकिल चलाया, ये कह सकते हो कि C3 साइकिल चलाया, और शुगर का फॉर्मेशन हुआ। जो C3 प्लांट से उसके अंदर जो CO2 का फॉर्मेशन हो रहा था वो मेसोफिल सेल में हो रहा था, और यहाँ पर बंडल शीट में उसका फॉर्मेशन हो रहा है। दैट इज द डिफरेंस, नथिंग एल्स। ओके, मैं इसको कट कर देता हूँ, ये किसी काम का नहीं, गलती से आ गया है। ओके, तो C4 साइकिल में वही लिखा गया है कि C4 साइकिल में सबसे पहले क्या होता है कि इन्वायरमेंट जो C4 साइकिल में जो CO2 फॉर्म इन्वायरमेंट रीचेज टू द मेसोफिल सेल ऑफ अ लीफ, और अब उसके जो स्टोमेटा के थ्रू उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद में उसको फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले CO2 वाटर से रिएक्ट करता है और कन्वर्ट होता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट में, देन वो कन्वर्ट होता है फर्स्ट प्रोडक्ट ऑक्सलो एसिटिक एसिड में, ऑक्सलो एसिटिक एसिड से कन्वर्ट होता है मैलिक एसिड के अंदर।
ठीक है? मैलिक एसिड एंटर करता है आपके बंडल शीट के अंदर और बंडल शीट फिर उसको मैलिक एसिड से एक कार्बन को निकालता है, एक CO2 निकालता है जो चलाता है C3 साइकिल। अब रिमेनिंग जो 3 कार्बन का स्ट्रक्चर है, जो 3 कार्बन का स्ट्रक्चर है, वो 3 कार्बन का स्ट्रक्चर जो मैलिक एसिड था, वो 3 कार्बन का जो स्ट्रक्चर बना पायरुविक एसिड, वो पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट में और फॉस्फोइनोल पायरुवेट आता है आपके बंडल शीट के अंदर, सॉरी मेसोफिल सेल के अंदर। वो दोबारा से बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, लगातार इस तरीके साइकिल चलता रहता है। ओके? तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे कि C4 प्लांट आर एबल टू परफॉर्म ए फोटोसिंथेसिस इवन एट ए लो एक्सट्रीम CO2, मतलब ये आपका CO2 है, ठीक है, CO डैश नहीं है, मैं इसको सही कर देता हूँ, ठीक है, ये CO2 है, ठीक है। तो जो C4 प्लांट होते हैं वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं इवन एक्सट्रीम लेस CO2 के अंदर, तो इसलिए तो बेटा CO2 तो फिर भी कम थी चाहे कितना भी हो, लेकिन वो एक्सट्रीम लेस CO2 के अंदर भी वो अपना फंक्शन चला पाते हैं, जो कि बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। फोटो रेस्पिरेशन के एब्सेंस में ये ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज देंगे। मेन एंजाइम ध्यान रखना सब पीईपी कार्बोक्सिलेज होता है, इसे हम पैको एंजाइम भी कहते हैं, जो कि लो CO2 के कॉन्सेंट्रेशन पे भी हाईली एक्टिव होता है और इट कैन, और C4 प्लांट जो होते हैं लो वाटर पे और हाई टेम्परेचर जहाँ पे 30 टू 45 डिग्री टेम्परेचर होता है वहाँ पे भी ग्रो करते हैं। और दैट्स व्हाई ये जो फीचर्स होते हैं, दैट्स व्हाई ट्रॉपिकल एरिया जहाँ पे ड्राई रीजन्स होते हैं वहाँ पे भी अपने आप को सक्सेसफुल बना पाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है मतलब C3 और C4 प्लांट के अंदर कि ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है 10 टू 25 डिग्री, यहाँ पे 30 टू 40 डिग्री। तो देखिए टेम्परेचर बढ़ गया, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने के बावजूद इसमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं चला, लेकिन अगर यही टेम्परेचर 25 से यहाँ 30 हो जाए ना तो यहाँ फोटो रेस्पिरेशन चल जाएगा, लेकिन यहाँ फोटो रेस्पिरेशन नहीं चलता। क्रेंज एनाटोमी इनमें एब्सेंट होती है, इनमें प्रेजेंट होती है। क्रेंज एनाटोमी मतलब रिथ शीट, बंडल वस्कुलर, जो वस्कुलर बंडल्स होते हैं उनके चारों तरफ शीट होती है। फर्स्ट एवर प्रोडक्ट यहाँ पे फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है, यहाँ पे ऑक्सोएसिटिक एसिड होता है। यहाँ पे CO2 का जो फिक्सेशन होता है मेसोफिल सेल्स में होता है, यहाँ पे मेसोफिल सेल में भी होता है और बंडल शीट में भी होता है। मेसोफिल सेल में सबसे पहले बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट होता है और यहाँ पे जो फिर मैलिक एसिड जो होता है CO2 में कन्वर्ट होकर वहाँ पे ग्लूकोज बनाता है। फर्स्ट रिएक्टर ऑफ CO2 यहाँ पे RUBP है, यहाँ पे PEP है। फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन, फॉर कार्बोक्सिलेशन रुबिस्को है, एंजाइम मदद करता है, यहाँ पे PEP कार्बोक्सिलेज और रुबिस्को काम करता है। बट फर्क क्या है कि जो PEP कार्बोक्सिलेज होता है वो मेसोफिल सेल में काम करता है और रुबिस्को एंजाइम काम करता है बंडल शीट के अंदर। इसमें एब्सेंट होता है फोटो रेस्पिरेशन, इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें एब्सेंट होता है फोटो रेस्पिरेशन। प्रोडक्टिविटी कम रहती है लेकिन इसमें फोटो रेस्पिरेशन ना होने की वजह से हाई रहती है। अब आता है कैंप प्लांट्स। कैंप प्लांट्स भी एक तरह का अडॉप्टेशन है। कैंप प्लांट्स में क्या का मतलब होता है क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, मतलब ऐसे प्लांट जो सैकुलेंट प्लांट होते हैं। सैकुलेंट प्लांट मतलब सैकुलेंट जीरोफाइट प्लांट जो कि यूफोर्बिसिया फैमिली के मेंबर होते हैं, जो कि मतलब जो आपको डेजर्ट्स में पाए जाते हैं, जैसे कि कैक्टस है, सीरस है, यूफोर्बिया है, ऑप्चिनिया है। ये बेसिकली प्लांट ऐसे होते हैं जहाँ पे वाटर बहुत कम होता है। अब सोचिए वाटर बहुत कम है, अब वो पूरा का पूरा वाटर तो उड़ा देंगे हाई टेम्परेचर में एटमॉस्फेयर में, तो उनको फोटोसिंथेसिस के लिए क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। दूसरी पॉइंट, उनका स्टोमेटा अगर देखिए स्टोमेटा से ही गैसेस एक्सचेंज होते हैं और स्टोमेटा से ट्रांसपिरेशन होता है। अगर आपको गैसेस एक्सचेंज करना है तो स्टोमेटा तो खुलना पड़ेगा, और अगर गलती से स्टोमेटा खुल गया तो क्या होगा, सारा वाटर उड़ जाएगा। तो फिर सारा वाटर उड़ गया तो ये प्रॉब्लम है। अब उनको लो लो वाटर कंडीशन भी मेंटेन करनी है और स्टोमेटा भी ओपन रखना है, क्योंकि अब स्टोमेटा से ही O2 CO2 का एक्सचेंज होता है और स्टोमेटा से वाटर का ट्रांसपिरेशन होता है। तो हर हालत में स्टोमेटा को बंद भी रखने हैं, और अगर खोल दिया तो गैसेस निकल जाएंगी, नहीं खोला तो प्रॉब्लम है। तो इस केस में इस सिचुएशन से कॉप अप करने के लिए एक डिफरेंट सिस्टम भी फॉलो करते हैं। ये क्या करते हैं कि एक डिफरेंट एनाटॉमी होती है कैंप प्लांट्स के अंदर, जिससे कि वाटर के लॉस को कम कर सके, क्योंकि अगर वाटर लॉस इसे हाई हो गया तो ये सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या करते हैं, दिन के टाइम पे स्टोमेटा ना खोल के रात के टाइम पे स्टोमेटा खोलते हैं और रात के टाइम पे CO2 को फिक्स कर लेते हैं। प्रोबेबली जो होता है इनका साइकिल C4 प्लांट जैसा ही होता है बट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो अपने स्टोमेटा की जो टाइमिंग होती है क्लोज और ओपन करने की, इसकी टाइमिंग को बस ही थोड़ा चेंज करते हैं और कुछ नहीं है। मतलब दिन के टाइम पे स्टोमेटा ओपन नहीं कर सकते, अगर ओपन कर लिए तो सारा वाटर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो ये दिन के टाइम ओपन ना करके रात के टाइम पे स्टोमेटा ओपन करते हैं, क्योंकि रात के टाइम में धूप होती नहीं है तो वाटर का ट्रांसपिरेशन नहीं होगा। बस वहाँ पे CO2 को फिक्स कर लिया, उसको मैलिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया, और मैलिक एसिड में कन्वर्ट करने के बाद में फिर उसको लेके आते हैं दिन के टाइम पे। दिन के टाइम में जैसे कि सनलाइट इनको मिलती है तो सनलाइट की प्रेजेंस में CO2 का फिक्सेशन करके कार्बोहाइड्रेट बना देते हैं। देख लीजिए, नॉर्मल प्लांट में स्टोमेटा दिन में होते हैं, इनको रात को ओपन होते हैं।
दे कैन सस्टेन विद द वाटर लॉस, दे कैन नॉट सस्टेन विद द वाटर लॉस, दैट्स व्हाई इनके अंदर स्पेसिफिक काइंड ऑफ स्टोमेटा पाए जाते हैं जिसको हम स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा कहते हैं। देखिए ये है आपके नॉर्मल स्टोमेटा, ठीक है, और स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा देखिए कैसे थोड़ा सा अंदर की तरफ होते हैं जो कि डीप स्टोमेटा होते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है वाटर का लॉस कम से कम होता है अंदर की तरफ होने की वजह से। इसको हम स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा या कैम्प्लांट स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें फोटोसिंथेसिस क्या होता है, मेसोफिल सेल में ही होता है। देखिए क्या होगा इसमें, अब ये है इनका नाइट टाइम, ये है इनका डे टाइम। नाइट टाइम में इन्होंने क्या किया, स्टोमेटा को ओपन किया और डे टाइम के अंदर स्टोमेटा को बंद कर दिया। तब होता है क्या है कि नाइट टाइम के अंदर CO2 को लिया और उन्होंने कन्वर्ट किया उसको इन्होंने कन्वर्ट किया इन्होंने कार्बोहाइड्रेट के अंदर। फिर कार्बोहाइड्रेट में जो उन्होंने कन्वर्ट किया इन्होंने कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट सॉरी CO2 को जो कन्वर्ट किया कार्बोहाइड्रेट को, ये कार्बोहाइड्रेट रिएक्ट करता है PEP के साथ में फॉस्फोइनोल पायरुवेट में। फॉस्फोइनोल पायरुवेट कहाँ से आया, पायरुवेट से आया। पायरुवेट कहाँ से आया, सुक्रोज से आया, स्टार्च से आया। अब याद है ग्लूकोज से हम पायरुवेट बना रहे थे, तो वैसे ही चलेगा। फिर जो PEP है पेप्को एंजाइम की मदद से, या पेप्को है पूरा ओ आना चाहिए था, ठीक है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, बहुत सारी मिस्टेक्स भी हैं, ठीक है। पेप्को एंजाइम की मदद से वो कन्वर्ट हो गया ऑक्सलो एसीटेट में। ऑक्सलो एसीटेट NADH की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो गया मेलेट में। अब मेलेट क्या होता है, ये वैक्यूल में फिल हो जाता है, और वैक्यूल में फिल होने के बाद में अब ये जो मेलेट फिल हो गया, और मेलेट फिल होने के बाद में कन्वर्ट हो गया मेलिक एसिड में। मतलब मेलेक और मेलिक एसिड ये दोनों एक्सचेंज फॉर्म में रहते हैं। मेलेट में बस क्या होता है कि एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो CO माइनस रह जाता है, और इसके अंदर एसिड है तो COOH पाया जाता है, उसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं है। मैलिक एसिड, बस ये मैलिक एसिड बना लिया, अब इसने वैक्यूल में स्टोर कर लिया, ओके। फिर इन्होंने मैलिक एसिड को लेके आया, क्योंकि जो मैलिक एसिड स्टोर होता है ना, ये दिख रहा है ना मैलिक एसिड, ये जो ATP अब ये मत बनाइए, अगर आपको ध्यान नहीं रहता तो आप इसको कैंसिल कर सकते हो। वैक्यूल बना लेना और इसके अलावा इसको अच्छा छोड़ देना, ये कोई आपका काम का नहीं है। फिर उसके बाद में जो मैलिक एसिड होता है, इस मैलिक एसिड को बाहर लेके आते हैं दिन के टाइम में। फिर उससे क्या होता है, दिन के टाइम में जैसे ही बाहर लेके आते हैं तो उसमें अब उसमें होता है क्या है कि NADP प्लस आता है और NADPH2 में कन्वर्ट होता है और एक पायरुवेट बन जाता है, ठीक है। और यहाँ से एक CO2 बाहर निकलती है, जिसको पूरा साइकिल चला के यहाँ पे फिर ग्लूकोज का फॉर्मेशन, यहाँ से ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर दिया जाता है, इससे ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर दिया जाता है। तो यही प्रोसेस चलता है हर जगह, ठीक है, मेलेट एसिड से पायरुविक एसिड, यही प्रोसेस हर जगह चलता है। तो यही प्रोसेस है, इन्होंने ये तरीका अपनाया कि इन्होंने दिन के टाइम पे टोमेटो को बंद कर दो, खोल दो, सारा पानी उड़ जाएगा, तो हम कैसे रहेंगे, हमें तो लो वाटर कंडीशन में सस्टेन करना है। तो इस तरह की समस्या को प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अब आपके मन में होगा कि सर साइक्लिक नॉन साइक्लिक कब चलती है। देखिए साइक्लिक और नॉन साइक्लिक तो दिन के टाइम पे चलेंगी, चाहे वो आपका कैंप प्लांट हो चाहे C4 प्लांट हो, दिन के टाइम पे लाइट रिएक्शन चलेगी, क्योंकि सनलाइट की जरूरत तो जब ही होती है। लेकिन अब ध्यान रखना, लाइट रिएक्शन में क्या CO2 की जरूरत थी, जरूरत ही नहीं थी, तो स्टोमेटो ओपन करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, इसलिए। अब देखिए आपको समझ में आ गया, ये पूरा था आज हमारा, और यहीं तक हमने ये कंप्लीट हमारा C4 साइकिल और कंप्लीट हमारा कैंप प्लांट साइकिल हो गया, और कंप्लीट हमारा हो गया। अब ठीक है, कंप्लीट हो गया हमारा। तो ये एक तरह का लॉस मैकेनिज्म भी है, इस लॉस मैकेनिज्म के साथ इनको काम करना पड़ता है। तो आज के लिए हमारा इतना ही, और हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे हम इनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि हमारा फोटोसिंथेसिस खत्म हो चुका है। फैक्टर इफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस आपका है, वो सिलेबस हट गया है, लेकिन हमारा और रिमेनिंग सिलेबस हमने खत्म कर दिया है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे मिलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। धन्यवाद।